सोचकर देखिए, एक महान विजेता अपने खून और पसीने से एक ऐसी विशाल इमारत की नींव रखता है जिसे देखकर दुश्मन भी थर्रा जाएं। बिल्कुल। एक ऐसा साम्राज्य जिसे बाहर का कोई हमलावर हिला नहीं सकता। सही कहा। लेकिन तब क्या हो जब उस इमारत को तबाह करने वाले हथौड़े बाहर से नहीं बल्कि उसके अपने ही महल के अंदर से चलाए जाएं। हाँ, ये सच में एक बहुत बड़ा सवाल है ना? मतलब उस महान विजेता का अपना ही बेटा उस विशाल साम्राज्य के टुकड़े टुकड़े करके उसको अपने प्रतिद्वंद्वियों के हाथ में सौंप दे। वही तो। ये इतिहास का एक बहुत ही अजीब पन्ना है। बिल्कुल। तो आज की इस गहरी और विस्तारित चर्चा में हम इन्हीं दरारों का विश्लेषण करने वाले हैं। आज का हमारा विषय है मुगल साम्राज्य के शुरुआती दौर के दो सबसे अहम शासक, संस्थापक बाबर और उसका उत्तराधिकारी हुमायूं। और मैं यहाँ सुनने वालों को बता दूं कि हमारे पास इन शासकों से जुड़े जो भी ऐतिहासिक दस्तावेज और नोट्स हैं ना, उनका मकसद यहाँ किसी पाठ्यपुस्तक की तरह युद्ध के साल रटना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम यहाँ तारीखें याद करने नहीं बैठे हैं। हाँ, हम इन शासकों के नेतृत्व, उनके दिमाग में चलने वाली कश्मकश, उनकी दबी हुई मानवीय कमजोरियों और उन भयानक रणनीतिक भूलों का एक गहन अध्ययन करने वाले हैं जिन्होंने इस साम्राज्य को लगभग मिटा ही दिया था। चलिए इसके एक एक पहलू को खोलकर देखते हैं। जरूर, क्योंकि इस कहानी की शुरुआत जितनी शानदार है, इसका अगला पड़ाव उतना ही हैरानगेज और जटिल है। सच में। क्योंकि देखिए, जब हम इन ऐतिहासिक दस्तावेजों को थोड़ा बारीकी से पढ़ते हैं तो हमें वहां सिर्फ तलवारें टकराती भी नहीं दिखती। अच्छा, तो और क्या दिखता? हमें महल के बंदरबाजों के पीछे चलने वाली खौफनाक राजनीति दिखती है। पारिवारिक ईर्ष्या और सत्ता का लालच नजर आता है। बाबर ने जो विशाल ढांचा खड़ा किया था और जिसे हुमायूं ने बिखरती हुई रेत की तरह अपने हाथों से फिसलाने दिया, उसके पीछे एक बहुत गहरा मनोविज्ञान और शायद परंपराओं का एक बहुत बड़ा बोझ था। हाँ, एकदम सही कहा आपने, परंपराओं का बोझ। तो इन परंपराओं और सत्ता के खेल को समझने के लिए मुझे लगता है हमें कहानी की शुरुआत उस महान संस्थापक के अंत से करनी होगी। बाबर की मौत से। हाँ, 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर का निधन होता है। लेकिन दस्तावेजों में ना एक चीज मुझे काफी दिलचस्प लगी। कौन सी बात? बाबर को पहले आगरा के नूरे अफगान बाग में, जिसे आज हम आराम बाग कहते हैं, वहां दफनाया गया था। लेकिन उसकी कहानी वहां खत्म नहीं हुई। नहीं, वहां खत्म नहीं हुई। उसके बाद उसकी पत्नी बीबी मुबारक यूसुफज़ाई उसके अवशेषों को काबुल ले गई और वहां उसकी चुनी हुई एक खास जगह पर उसे सुपुर्द खाक किया। ये दिखाता है कि उसको काबुल से कितना लगाव था। वही तो, एक आक्रामक शासक जिसने हिंदुस्तान पर इतनी बड़ी फतह हासिल की, जिसके पास इतना विशाल भूभाग था, उसका दिल आखिर तक काबुल की उन वादियों में ही अटका हुआ था। लेकिन इस मौत की कहानी में एक और पहलू है जो सीधा किसी थ्रिलर कहानी जैसा लगता है। आप उस जहर वाली बात की तरफ इशारा कर रही हैं ना? हाँ, बिल्कुल। बाबर की बेटी गुलबदन बेगम ने अपनी मशहूर किताब हुमायूंनामा में दावा किया है कि बाबर की मौत कुदरती नहीं थी। उनके मुताबिक इब्राहिम लोदी की मां ने बाबर को जहर दिया था। मतलब सोच कर देखिए, एक विजेता को मैदान जंग में नहीं बल्कि उसके अपने ही महल में खाने के जरिए मारा गया। देखिए, यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जहर का ये दवा सिर्फ एक अफवाह नहीं है। ये उस वक्त के असुरक्षित माहौल का एक बड़ा ही सटीक चित्र पेश करता है। अच्छा, वो कैसे? पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद बाबर ने लोदी के परिवार को पनाह दी थी। अब उस दौर में ये एक आम धारणा थी कि हारे हुए शासक के परिवार पर रहम करना बड़ापन है। लेकिन यही बड़ापन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। महल के भीतर ही दुश्मन मौजूद थे। अरे बाप रे! मतलब महल के अंदर ही खतरा घूम रहा था। हाँ, ये दरबारी षड्यंत्र साफ दिखाते हैं कि मुगल दरबार अंदर से कितना खोखला और दुश्मनियों से भरा था। और बाबर ना इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता था। उसकी जो आत्मकथा है तुजू के बाबरी, जिससे हम बाबरनामा कहते हैं,
हाँ, मैं इसी बाबरनामा पर ही आने वाली थी। ये किताब मूल रूप से तुर्की भाषा में लिखी गई थी और मेरे सामने जो नोट्स हैं उनमें इस किताब की लोकप्रियता का एक अजीब सा आंकड़ा है। बताइए। इसके 4 बार फारसी में अनुवाद हुए। हुमायूं के वक्त में 2 अनुवाद हुए, फिर अकबर के समय में अब्दुल रहीम खान खान्ना ने किया और यहाँ तक कि शाहजहां के काल में भी इसका अनुवाद हुआ। बिल्कुल, इसका काफी असर था। और अंग्रेजी में भी इसके 3 प्रमुख अनुवाद हुए, जिनमें 1905 में A.S. बेवरिज द्वारा मूल तुर्की से किया गया अनुवाद सबसे प्रामाणिक माना जाता है। यहाँ तक कि मशहूर इतिहासकार एल्फिंस्टन में तो ये तक कह दिया कि ये एशिया में पाए जाने वाले वास्तविक इतिहास का एक मात्र ग्रंथ है। सही बात है। लेकिन मेरा दिमाग यहाँ अटक जाता है कि आने वाली हर पीढ़ी इस किताब के पीछे आखिर इतनी पागल क्यों थी? एक शासक की डायरी में ऐसा क्या था जिसे सदियों तक पढ़ा और अनुवाद किया गया? वो इसलिए क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के लिए बाबरनामा सिर्फ एक राजा की पर्सनल डायरी नहीं थी। ये दरअसल मुगल साम्राज्य के लिए स्टेट क्राफ्ट यानी राज्य चलाने की कला और सैन्य मनोविज्ञान का एक मास्टर क्लास प्लेबुक था। ओह, एक प्लेबुक की तरह। हाँ, बाबर ने उसमें सिर्फ अपनी जीत का बखान नहीं किया है। उसने अपनी असफलताओं, अपने डर और यहाँ तक कि अपने दुश्मनों की मजबूतियों का भी पूरा विश्लेषण किया है। अच्छा। अकबर और शाहजहां जैसे शासक इस किताब को इसलिए अनुवाद करवा रहे थे ताकि दरबार के नए अधिकारी और शहजादे ये समझ सकें कि इस साम्राज्य की नींव किन मुश्किलों से रखी गई है और दुश्मनों को पहचानने की नजर आखिर कहाँ से आती है। वाह, ये तो एकदम अलग ही नजरिया है इस किताब को देखने का। और जब मैं इस किताब के नोट्स पढ़ रही थी तो बाबर का व्यक्तित्व एक नई ही पहेली बन गया मेरे लिए। वो कैसे? मतलब हिंदुस्तान का वर्णन करते हुए वो लिखता है कि यहाँ के 3 अभिशाप हैं, गर्मी, धूल और लू। उसने आम को सर्वोत्तम फल बताया और हाथी को सर्वोत्तम पशु। और तो और जब उसने पहली बार गेंदा यानी राइनोसोरस को देखा तो उसे घोड़े जैसा एक अजीब जानवर बताया। हाँ, उसका ऑब्जर्वेशन बहुत तगड़ा था। वही तो उसने तोतों की 5 अलग अलग प्रजातियों और केले की खेती तक का जिक्र किया है। अब मेरा सवाल ये है कि एक आक्रामक योद्धा जिसके सर पर युद्ध जीतने और सेना को संभालने का बोझ हो, वो इन फलों, तोतों और मौसम के उतार चढ़ाव पर इतना समय क्यों बर्बाद कर रहा था? मुझे तो वो किसी प्राचीन काल के ट्रैवल ब्लॉगर या नेचर एंथुसियास्ट जैसा लगता है। क्या ये एक महान विजेता का ध्यान भटकना नहीं था? नहीं, ध्यान भटकना नहीं, बल्कि ये एक शासक के चौकन्नेपन का सबसे बड़ा सबूत है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, इतिहासकार स्टैनली लेन पूल ने बाबर के संदास का विश्लेषण करते हुए कहा है कि बाबर सिर्फ एक सिपाही नहीं था, वो एक अत्यधिक सुसंस्कृत यानी कल्टिवेटेड व्यक्ति था। कल्टिवेटेड? हाँ, एक बेहतरीन रणनीतिकार वही होता है जो अपने नए माहौल के भूगोल, वहाँ की जलवायु और वहाँ के जनजीवन को पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर ले। बाबर तोतों की प्रजातियां इसलिए नहीं गिन रहा था क्योंकि वो अकेला महसूस कर रहा था। तो फिर क्यों? वो वहाँ की इकोलॉजी को समझ रहा था ताकि वो ये तय कर सके कि इस नए माहौल में उसकी फौज कैसे टिकेगी और किस तरह की खेती उसके साम्राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी। ओह वाओ, यहाँ पर आकर कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि बाबर तलवार के साथ साथ अपने नए तौर तरीके भी हिंदुस्तान ला रहा था। बिल्कुल। हमारे दस्तावेज बताते हैं कि बाबर ने भारत में गंजीफा, जिसे हम ताश का खेल कहते हैं, और इश्कबाजी यानी कबूतरों की उड़ान का खेल शुरू किया। उसका एक शौक बाग लगवाने का था, लेकिन ऐसे वैसे बाग नहीं, बिल्कुल ज्यामितीय यानी ज्योमेट्रिकल विधि से बनाए गए बाग, जैसे कि आगरा का नूरे अफगान बाग इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। सही कहा। ये दिखाता है कि उसके दिमाग में कितना सिस्टम और ऑर्डर चलता था। और अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो ये सिस्टम और ऑर्डर सिर्फ बागों तक सीमित नहीं था, ये उसकी पूरी सत्ता के ढांचे में साफ दिखता है। बताइए। बाबर से पहले दिल्ली के जो शासक थे वो खुद को सुल्तान कहते थे, जिसमें कहीं ना कहीं इस्लामिक दुनिया के सर्वोच्च नेता यानी खलीफा के आगे
झुकने का भाव छुपा होता था। अच्छा। लेकिन बाबर ने हिंदुस्तान में आकर बादशाह की उपाधि धारण की। उसने खलीफा का आधिपत्य स्वीकार करने से पूरी तरह इनकार कर दिया। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा कदम था। बहुत बड़ा राजनीतिक कदम। इसका मतलब था कि हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाला अब किसी बाहरी सत्ता को जवाबदेह नहीं है। उसकी सत्ता सर्वोच्च और पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। और इसका नतीजा ये हुआ कि कुषाण साम्राज्य के बाद पहली बार काबुल और कंधार जैसे बेहद अहम इलाके उत्तरी भारत के साम्राज्य का अटूट हिस्सा बन गए। और इन नए इलाकों और आज़ाद साम्राज्य को चलाने के लिए जो आर्थिक नियम लाए गए वो तो और भी चौंकाने वाले हैं। हाँ, जैसे कि नापने का तरीका। वही, बाबर ने सड़क नापने के लिए गजे बाबरी का प्रयोग शुरू किया, जिससे व्यापार और सेना के मार्च के लिए सटीक दूरी का आकलन हो सके। और फिर एक नई प्रथा सामने आती है, वजहदारी। वजहदारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं इसको पढ़ रही थी। इस प्रथा में मुगल सरदारों और सैनिकों को वेतन यानी कैश सैलरी देने के बजाय जागीर यानी जमीन दी जाती थी। सही कहा। अब अगर मैं इस नियम को थोड़ा आज के कॉर्पोरेट माहौल में रख के देखूं, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक नया फास्ट ग्रोइंग स्टार्टअप अपने टॉप एम्प्लॉयज को फिक्स्ड कैश पैकेज की जगह सीधे कंपनी की इक्विटी या शेयर्स दे दे। अरे वाह, ये बहुत अच्छा कंपैरिजन है ना? मतलब स्टार्टअप को मालूम है कि उसके पास कैश बर्न करने को नहीं है, और इक्विटी देने से एम्प्लॉय खुद को कंपनी का मालिक समझने लगता है। सरदारों को जमीन देकर बाबर उन्हें अपने नए हिंदुस्तान का हिस्सेदार बना रहा था, ताकि वो मरते दम तक उस जमीन की रक्षा करें। ये तुलना ना बिल्कुल उस आर्थिक संकट को दर्शाती है जिसका बाबर सामना कर रहा था, क्योंकि उसके पास अपने खजाने में इतना धन नहीं था कि वो एक विशाल सेना को हर महीने नगद वेतन दे सके। मजबूरी थी। हाँ, वजहदारी प्रथा ने तुरंत वफादारी जरूर खरीदी, लेकिन आगे चलकर इसने केंद्रीय सत्ता के पास से कैश फ्लो कम कर दिया। यही वजह है कि इतिहासकार लेन पूल कहते हैं कि बाबर एक भाग्यशाली सैनिक था, ना कि साम्राज्य निर्माता। भाग्यशाली सैनिक, ना कि साम्राज्य निर्माता। हाँ, उसने जीत हासिल की, प्रशासन का एक टेम्पररी ढांचा बनाया, लेकिन उसे इंस्टीट्यूशनलाइज करने का, उसे एक स्थायी आकार देने का वक्त उसे नहीं मिला। मुझे तो लगता है वक्त के अलावा उसका ध्यान बटा भी बहुत हुआ था। उसने साहित्य और कानून में भी अपना हाथ आजमाया। बिल्कुल। तुर्की भाषा में उसने दीवान नाम से काव्य संग्रह बनाया। फारसी में मुबय्यन की रचना की, जो दरअसल मुस्लिम कानून और नियमों पर आधारित एक पुस्तक थी, जिसने एक नई पद्य शैली को जन्म दिया। और उसने खते बाबरी नामक एक पूरी नई लेखन शैली बना डाली। वो एक बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। हाँ, पर एक कटु टिप्पणी भी थी उसकी। हाँ। बाबर ने लिखा था, हिंदुस्तानी सैनिक मरना जानते हैं, लड़ना नहीं। ये काफी चुभने वाली बात है ना? जिसका मतलब साफ था कि यहाँ के सैनिक मैदान में खड़े होकर सीने पर तीर खाने में गर्व महसूस करते हैं, लेकिन दुश्मन की चालाकी और नई टेक्नोलॉजी के मामले में वो अनाड़ी थे। और इसलिए बाबर ने आधुनिक तकनीक का बेहतरीन इस्तेमाल किया। लेकिन बाबर की इस दूरदृष्टि और रणनीति का एक बड़ा हिस्सा तब मिट्टी में मिलने लगा जब सत्ता की बागडोर उसके सबसे बड़े बेटे हुमायूं के हाथ में आई। हुमायूं, जिसका जन्म 1508 में काबुल में महम बेगम से हुआ था, उसे बाबर ने अपना उत्तराधिकारी चुना था। बाबर ने मरते वक्त अपने बेटे को एक बहुत ही आदर्शवादी और भावुक सलाह दी थी कि संसार उसका है जो परिश्रम करता है और किसी भी आपत्ति का मुकाबला करने की क्षमता रखता है। ये एक बाप की बेटे को दी गई एक मजबूत सीख थी। हाँ, लेकिन जो असली आफत थी वो हुमायूं के गद्दी पर बैठने से पहले ही शुरू हो चुकी थी, जिसे इतिहास में खलीफा षड्यंत्र के नाम से पुकारा जाता है। देखिए, ये खलीफा षड्यंत्र अपने आप में एक पूरा चैप्टर है जो बताता है कि सत्ता कैसे अपना रंग बदलती है। बाबर का एक बहुत ही भरोसेमंद और प्रारंभिक मंत्री था निजामुद्दीन अली खलीफा। इस शख्स के हाथ में दरबार की पूरी ताकत थी। जब बाबर मौत के बिस्तर पर था तो इस मंत्री ने हुमायूं की जगह बाबर के अपने बहनोई मेहदी ख्वाजा को बादशाह बनाने की कोशिश की।
अरे बाप रे, मतलब एकदम से अलग ही आदमी को। हाँ, क्योंकि मेहदी ख्वाजा एक निहायती अनुभवी और थोड़ा सख्त और सैन्य मामलों में माहिर व्यक्ति था। हालांकि बाद में कुछ राजनीतिक उठापटक हुए कि मीर खलीफा को अपना ये मंसूबा बीच में ही छोड़ना पड़ा और आखिरकार उसने हुमायूं को ही गद्दी पर बैठने दिया। इसका जिक्र निजामुद्दीन अहमद की किताब तबाकात अकबरी में पढ़ने को मिलता है। और आखिरकार 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं हिंदुस्तान के सिंहासन पर बैठा। तो इस सब का आखिर क्या मतलब निकलता है? बाबर ने जब पहले से ही तय कर दिया था कि सबसे बड़ा बेटा हुमायूं ही अगला बादशाह होगा, तो उसके उत्तराधिकार को चुनौती क्यों दी गई? ये एक मेरा मतलब है, क्या मीर खलीफा को ये लगता था कि हुमायूं एक आयशो आराम पसंद प्रिंस है जिसमें एक कठोर नेता बनने का दम नहीं है, या फिर किसी रिश्वत का चक्कर था? एक मंत्री ने आखिर बेटे को दरकिनार करने का खतरा क्यों उठाया होगा? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा करता है। और जो आपने पहली थ्योरी दी ना, वो बिल्कुल सटीक है। ये कोई आर्थिक रिश्वत का मामला नहीं था। अच्छा? ये पूरी तरह से अनुभव और शख्सियत का फर्क था। दरबार के जितने भी पुराने तजुर्बेकार सरदार थे, उन्हें हुमायूं के नरम और आदर्शवादी स्वभाव पर संदेह था। वो सोचते थे कि ये संभाल नहीं पाएगा। बिल्कुल, उन्हें लगता था कि ये नया मुगल साम्राज्य अभी दुश्मनों से घिरा हुआ है। एक तरफ अफगान है, दूसरी तरफ राजपूत ताकतें। ऐसे में किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो सख्त हो। हुमायूं तो ज्योतिष और फलिता शास्त्र में डूबा रहता था। हाँ, वो एक आदर्शवादी कवि जैसा अधिक दिखता था। और दरबार का ये अंदेशा बिल्कुल सच साबित हुआ, क्योंकि गद्दी पर बैठते ही हुमायूं ने एक ऐसी भूल की जिसने सबके शक को यकीन में बदल दिया। आप जरूर उस साम्राज्य के बंटवारे की तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। दस्तावेजों में इस घटना को जिस तरीके से लिखा गया है, वो किसी को भी हैरत में डाल देगा। हुमायूं ने बाबर के आदेश और भावुक सलाह के आधार पर अपने पूरे साम्राज्य को अपने भाइयों के बीच बांट दिया। पूरे मुगल इतिहास में ऐसा करने वाला वो अकेला शासक था। वो एकमात्र मुगल शासक था जिसने ऐसी भूल की। और सबसे अजीब बात तो ये है कि ये भाई सगे नहीं थे, सौतेले थे। कामरान और आस्करी की माँ गुलरुख बेगम थीं और सबसे छोटे भाई हिंदाल की माँ दिलदार बेगम थीं। इस बात को जानते हुए भी कि सौतेले भाई सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, हुमायूं ने कामरान को काबुल और कांधार दे दिया। सबसे मेन इलाका वही तो। आस्करी को संभाल दे दिया, हिंदाल को मेवात, और यहाँ तक कि अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा तक को बदख्शान जैसी जागीर का मालिक बना दिया। इस बंटवारे को देखकर मेरा दिमाग फिर से उस सीईओ वाली एनालॉजी पर चला जाता है। ये वैसा ही था जैसे एक नई और कर्जे में डूबी कंपनी का नया सीईओ आए और मार्केट पर कब्जा जमाने के बजाय अपने सभी रीजनल मैनेजर्स को पूरी तरह इंडिपेंडेंट बना दे। अरे वाह! और वो भी तब जब एक राइवल कंपनी यानी शेर खान इनका पूरा बिजनेस टेक ओवर करने के लिए बाहर आक्रामक रूप से तैयार बैठी हो। देखिए, ये तुलना सच में बहुत सटीक है, लेकिन हुमायूं को सिर्फ एक अनारी सीईओ मान लेना थोड़ा गलत होगा। इस बंटवारे के पीछे एक गहरी सेंट्रल एशियन परंपरा छुपी थी। अच्छा, परंपरा थी? हाँ, जिसे तिमुरिड कस्टम ऑफ एपेनेज कहा जाता था, जिसका मतलब था कि साम्राज्य पर हर शहजादे का हक होता है। हुमायूं इस महान परंपरा का पालन कर रहा था, पर उसने ये नहीं सोचा कि ये परंपरा हिंदुस्तान के असुरक्षित हालात में एक रणनीतिक आत्मघात थी। मतलब हिंदुस्तान के लिए ये फिट नहीं थी? बिल्कुल नहीं। कमरान के पास काबुल और कांदाहार जाने का सीधा मतलब ये हुआ कि सेंट्रल एशिया से आने वाले बेहतरीन घुड़सवारों की जो मैंने पाइपलाइन थी ना, वो हुमायूं के लिए हमेशा के लिए बंद हो गई। और इन भाइयों ने कभी हुमायूं की इज्जत नहीं की। हाँ, जैसे हिंदाल ने बाद में आगरा में वहाँ के प्रशासक शेख बहलोल की हत्या करके खुद को ही सम्राट घोषित कर दिया था। वही तो। और इस बादशाह की भूलों को कैश इन करने के लिए दुश्मन तो जैसे लाइन लगाए खड़े थे। एक तरफ मिर्जास थे और दूसरी तरफ अफगान, जिनका नेता एक निहायत ही कुटिल शख्स था, शेर खान, जिसे हम शेरशाह सूरी के नाम से जानते हैं।
शेर खान बिना किसी शक के हुमायूं का सबसे खतरनाक विरोधी था। शेर खान जानता था कि मुगलों की ताकत उनके तोपखाने में है। उसकी नज़र एकदम यथार्थ पर थी और हुमायूं की शुरुआती मिलिट्री कैंपेन्स ने उसकी ताकत बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान दिया। 1531 में उसने कालिंजर के अभेद्य किले पर हमला किया और चंदेल शासक प्रताप रुद्रदेव को हराया। फिर 1532 में दाहुरिया का युद्ध हुआ। इसमें महमूद लोधी और शेर खान के नेतृत्व वाली पूरी अफगान सेना को हुमायूं ने हराया और शेर खान ने अधीनता स्वीकार की और जमानत के रूप में अपने बेटे कुतुब खान को हुमायूं की सेना में भेज दिया। यहाँ तक तो सब बढ़िया लग रहा था। दिखने में ये हुमायूं की एक बहुत बड़ी जीत लग रही थी, लेकिन दरअसल ये शेर खान का एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल गेम था। ओह, एक चाल थी। हाँ, शेर खान ने जानबूझकर घुटने टेके थे क्योंकि उस वक्त उसकी सेना पूरी तरह तैयार नहीं थी। बेटे को बंधक के रूप में भेजकर उसने हुमायूं को शांति का एक झूठा एहसास दिला दिया। और हुमायूं इस धोखे को सच मान बैठा। इसका सबसे भयंकर नतीजा उसी साल 1532 में चुनार के दुर्ग के घेरे के दौरान देखने को मिलता है, जिसे पूर्व भारत का प्रवेश द्वार माना जाता था। ये दुर्ग उस वक्त शेर खान के कब्जे में था। और इस दुर्ग के बाहर हुमायूं ने जो किया वो सच में समझ से परे है। हमारे दस्तावेज बताते हैं कि हुमायूं की सेना ने इस विशाल किले को लगातार 4 महीने तक घेरे रखा। 4 महीने। सोचिए जरा। दुश्मन अंदर बंद है, सेना बाहर अपनी रसाद खर्च कर रही है और फिर बिना किले को जीते हुमायूं ने घेरा उठा लिया और सेना को वापस बुला लिया। मैं समझ नहीं पा रही हूं कि आखिर इसके पीछे वजह क्या थी। 4 महीने बाद बिना जीते वापस आना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी थी। क्योंकि हुमायूं की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी दृढ़ता यानी फोकस की कमी थी। किले को तोड़ना असंभव नहीं था, लेकिन उसी वक्त गुजरात में बहादुर शाह अपनी ताकत बढ़ा रहा था। शेर खान ने यहां एक महान राजनीतिक चाल चली। उसने हुमायूं के पास शांति का प्रस्ताव भेजा, कुछ पैसे दिए और कहा कि वो वफादार रहेगा। हुमायूं जो दूसरी जगहों की टेंशन से परेशान था, उसने इस झूठे संधि पत्र को सच मान लिया। ये उसकी सबसे बड़ी भयानक रणनीतिक चूक थी। और इसी चूक की वजह से शेर खान को दोबारा ताकत बटोरने का सुनहरा मौका मिल गया, जिसका सबक हुमायूं को बाद में अपनी गद्दी गंवाकर चुकाना पड़ा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं, उनके लिए अगर हम इस लंबे दौर के सार को समेटें तो हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग दिमाग काम करते दिखते हैं। एक तरफ बाबर था, जिसने अपनी गहरी सांस्कृतिक समझ और सूझबूझ के साथ एक ठोस नींव रखी, और दूसरी तरफ उसकी ये नींव उसके अपने ही बेटे हुमायूं के आदर्शवादी और भावुक फैसलों के भेंट चढ़ गई। भाइयों को साम्राज्य बांटने का वो आत्मघाती कदम और दुश्मन को एक साथ ना खत्म करने की उसकी चूकों ने इस बने बनाए ढांचे को बिखेर कर रख दिया। और यहाँ जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो ये है कि सिर्फ कड़ी मेहनत और ताकत ही काफी नहीं है। कठोर और कड़े निर्णय लेने की क्षमता, स्थितियों का यथार्थ आकलन और दुश्मन की मनोवैज्ञानिक चालों को पहचानने की रणनीति, यही वो चीजें हैं जो किसी साम्राज्य को बचाकर रखती हैं। हुमायूं के प्रैक्टिकल फैसले बेहद कमजोर थे। वाकई ताकत का होना और उसका सही वक्त पर इस्तेमाल करना, ये दोनों बहुत अलग बातें हैं। और इस चर्चा के अंत में मैं सुनने वालों के लिए एक विचारोत्तेजक सवाल रखना चाहती हूँ। जरूर। सोचकर देखिए, अगर हुमायूं ने अपने पिता बाबर की उस भावनात्मक सलाह को ना मानकर साम्राज्य का बंटवारा नहीं किया होता, तो क्या सूरी वंश कभी इतिहास में उभर पाता? या फिर मुगल साम्राज्य अपने इस शुरुआती दौर में वैसे भी दुश्मनों से घिरकर बिखर नहीं वाला था? जब भी हम ऐसी विशाल इमारत को देखें तो ध्यान रखें कि कई बार तबाही लाने वाले हथौड़े अंदर से ही उस इमारत को गिरा देते हैं। इस बारे में विचार करते रहिए। आज की इस गहरी चर्चा में बस इतना ही।